सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2021-22 कक्षा सप्तमी विषय हिंदी। आज दिनांक 2 अगस्त 2021 की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व की कक्षा में हमने रक्त के बारे में पढ़ा, यानी रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, रक्त के कितने भाग होते हैं और किस प्रकार से रक्त की कमी होने पर हमारे शरीर में क्या होता है, और साथ ही साथ रक्त किस प्रकार से कौन कौन से तत्वों को, कौन कौन से पदार्थों को हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, रक्त के कौन से कण हमारे शरीर में रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रक्त में कौन से कण रक्त के बहाव से रोकते हैं, इसके बारे में जाना। साथ ही साथ यह भी जाना कि संतुलित भोजन करने पर हमारा रक्त जो है स्वस्थ रहता है, नए रक्त कण बनते रहते हैं जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और साथ ही साथ अंतिम में हमने ये भी जाना कि स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों का जीवन भी बचाया जा सके। ये हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा। आज का जो हमारा पाठ है, पापा हो गए, नाटक विधा में लिखा हुआ। जैसा मैंने आपको पूर्व की कक्षाओं में बताया था कि हमारा प्रत्येक पाठ अलग अलग विधा में लिखा गया है। भाषा में, साहित्य में, हिंदी में हमारी अलग अलग पाठ को अलग अलग विधा में, कहीं कोई कहानी के रूप में लिखा हुआ है, कहीं संस्मरण के रूप में है, कहीं पत्र के रूप में है, तो कहीं नाटक के रूप में है, कहीं कविता के रूप में है, कहीं गीत के रूप में है। तो अलग अलग प्रकार से विधाएं हैं। ये भाषा में अभिव्यक्त, अपने विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करने की एक तरीका है। तो आज का जो नाटक है, इस नाटक में एकमात्र जीवित पात्र जो है, दो वैसे पात्र हैं इसमें। एक तो लड़की, बच्ची, छोटी सी नन्ही सी बच्ची, और दूसरा इसमें कौवा। लेकिन फिर भी जो इस नाटक के लेखक हैं, विजय तेंदुलकर जी, आपने इन नाटक के निर्जीव पात्रों से भी इस प्रकार से इसमें अभिनय करवाया। एक प्रकार से निर्जीव जो पात्र हैं, विचार कीजिए, सुनसान रात है और हमारे घर में जब हम सब सो रहे हैं, कल्पना देखिए, उस लेखक की जो कल्पना है, हमारे लेखक की जो कल्पना है, वह क्या है कि ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ये भी हमारी तरह सुख दुख को महसूस करती हैं, इनके मन में भी भाव उत्पन्न होते हैं और ये भी आपस में बातचीत करती हैं। तो किस प्रकार से ये बातचीत करती होंगी? लेखक की कल्पना, इसलिए कहते हैं लेखक अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए हमारे साहित्य जगत में एक पंक्ति आती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अर्थात रवि का मतलब होता है सूर्य। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती, पहुंचना असंभव है उसके लिए, उस स्थान पर कवि की कल्पना पहुंच जाती है। इस कारण से कवि, लेखक, इनकी कल्पना के माध्यम से जो रचना उत्पन्न होती है तो बहुत ही आनंददायी होती है, बहुत ही शिक्षाप्रद होती है। तो एक लेखक, एक कवि जो है बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है, सम्मान करना चाहिए। और हमें भी अपने, हम चूंकि हम शिक्षक हैं और आप शिक्षार्थी हैं, अर्थात उस विद्या को ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, तो उस विद्या को ग्रहण करते हुए लिखने का अभ्यास हमको भी बनाना चाहिए। और उस अभ्यास से
अभ्यास से हमें यह करना चाहिए कि हम भी कुछ रचना या हमारे जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को संस्मरण के रूप में लिख सकें। ज्यादा नहीं तो कम से कम हमारी दैनंदिनी या डायरी तो बननी चाहिए, जिसमें हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिख सकें। हमारे जीवन में प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ घटित होता है, लेकिन कुछ ऐसा अगर किसी दिन विशेष घटित होता है तो उसको हम लिख सकें। तो लिखने की प्रेरणा और भावना और लिखने का तरीका तभी उत्पन्न होगा जबकि हम इस प्रकार का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे प्रयास करने से ही सुधार होगा, श्रेष्ठता आएगी। तो इसीलिए कहा गया ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। अर्थात बार बार रस्सी के आने पर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। बार बार अभ्यास होने पर हमारा भी कार्य श्रेष्ठ बन सकता है। तो आइए अब हम चलते हैं इस नाटक में, जहां एक बच्ची और कुछ निर्जीव पात्र हैं। उन निर्जीव पात्रों के साथ में एक सजीव पात्र है कौवा। बच्ची, निर्जीव पात्र के साथ में सजीव पात्र कौवा, उन सबके सामूहिक अभिनय से किस प्रकार से इसमें विजय तेंदुलकर जी ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है कि वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। उस प्रयास में हम लोगों को बहुत अच्छे एक नाटक की प्राप्ति हुई, जिसमें हम चाहें तो हम अपने विद्यालय में भी ऐसा अभिनय कर सकते हैं। वैसे वे उदाहरण करते हैं, जिसमें एक पात्र तो है लेटर बॉक्स, जिसे हम पत्र पेटिका कहते हैं। दूसरा इसमें बिजली का खंभा है। तीसरा दीवार पर चिपका हुआ पोस्टर, जिस पर नृत्य करती हुई एक लड़की का फोटो बना हुआ है। इसी के साथ पेड़, कौवा, आदमी और एक लड़की, नन्ही सी बच्ची, जिसका अपहरण हो जाता है, किडनैप हो जाता है। यानी घटना, उस बच्ची को एक व्यक्ति जो है नींद में सोई हुई कहीं से उठाकर ले आता है। जैसा कि अमूमन घटनाएं हम सुनते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से लोग छोटे छोटे बच्चों को उठा लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं और उसके बाद उनको उनके साथ यातना देकर या उन्हें मजबूर करके उनसे गलत कार्य करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, उनसे चोरी करवाते हैं, इस प्रकार का कार्य करवाते हैं। तो ऐसे बुरे व्यक्ति ने उस बच्ची का अपहरण कर लिया। लेकिन इन जो आप ये कहें कि निर्जीव पात्रों ने अपने प्रयास से उस बच्ची को बचाने का कार्य किया, तो हम इस आगे के क्रम में पढ़ते जाएंगे। तो आज का इस अध्याय में शुरू करते हैं। समय और उस का दृश्य। रात्रि का समय है, सड़क पर, सड़क, रात का समय, समुद्र तट के सामने फुटपाथ, समुद्र तट के किनारे जो फुटपाथ है वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, पेड़ के पास लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। बिजली का खंभा, उसका प्रकाश जिस दीवार पर पड़ रहा था उस दीवार पर एक फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था और उस सिनेमा के पोस्टर पर नाचने की भंगिमा, भंगिमा का मतलब होता है मुद्रा, भंगिमा का मतलब होता है मुद्रा। मुद्रा वो वाली नहीं, दृश्य। एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, यानी समुद्र की लहरों से, पानी से स्पर्श करके बहने वाली हवा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज जैसा रात्रि में अक्सर होता है। ये दृश्य रात्रि का दृश्य। खंबा, देखिए निर्जीव को कैसे सजीव बनाया लेखक ने।
जम्हाई लेते हो, उबासी लेते हुए, रोकते हुए उसको, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तभी उसकी बात को सुनकर पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। सोचिए लंबी रातें कब होती हैं, कब होती हैं? सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में? बिल्कुल सही, सर्दी में रातें लंबी होती हैं और गर्मियों में रातें छोटी होती है। तो पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी है, बीतने में नहीं आती, यानी समाप्ति नहीं होती है। खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, दिन भर व्यस्तता में, ये काम किया, वो काम किया, ये काम। तो इस तरह से खंबा कहता है दिन तो हड़बड़ी में बीत जाता है। हमारी व्यस्तता को दर्शा रहे हैं हमारे जो लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी, हमारी व्यस्तता जो कितनी रहती है उस व्यस्तता को दर्शाते हैं कि दिन तो हड़बड़ी में बीत जाता है, दिन भर की व्यस्तता में बीत जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। पेड़ कहता है रात को बड़ी बोरियत होती है, बोर हो जाते हैं, रात नहीं कटती है। यहां अगर इस प्रसंग में ले, हमारे लिए नहीं कहा गया, ये पेड़ और खंबा जो आपस में बात कर रहे हैं, दिन भर खंबे के आसपास से गुजरते हुए लोग, गाड़ियां, उसके कारण दिन तो कट जाता है, लेकिन रात्रि में कोई आता जाता नहीं है या उतनी रौनक नहीं रहती, उतनी भीड़ नहीं रहती। इस कारण से ये कह रहा है कि रात्रि कैसे नहीं कटती, दिन भर बोर, दिन तो अच्छे तरीके से निकल जाता है लेकिन रात्रि में हम बोर हो जाते हैं अकेले बैठे बैठे। खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ से कहता है कि बरसात की जो रातें हैं उससे तो बहुत अच्छी हैं। कौन सी? सर्दी की रातें। बरसात की रातों में रात भर भीगते रहो, क्योंकि खंबा बेचारा बाहर आसमान में खड़ा है, आसमान के नीचे खुले में खड़ा है, तो दिन रात भर भीगेगा, चाहे दिन हो चाहे रात। और बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। इससे अच्छा क्या लगता है कि ऐसी स्थिति को देखकर और भोगकर ऐसा लगता है, मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है कि बिजली के खंबे का, बिजली का ही जन्म नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, बिजली के खंबे का ही जन्म नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। जी यानी मन करता है कि उस समय बल्ब को खींच कर गिरा दूं, फेंक दूं और दूर कहीं भाग कर चला जाऊं। पांव होते तो भाग कर चला जाता, नहीं तो कैसे जाता। इसी तरह से पेड़ कहता है मुझ पर भी, क्या कहूं, मुझ पर भी एक आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। सही बात कहते हो, बरसात के दिन वास्तव में बहुत खतरनाक होते हैं। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा, अभी 10-15 दिन में जब बरसात का मौसम शुरू हुआ है तब से कई स्थानों पर वर्षा में बिजली गिरी है। जयपुर में भी, जहाँ लोग घूमने गए थे आमेर की पहाड़ी पर, गलता जी के पास लोग घूम रहे थे, शाम के समय बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। बड़ा दर्दनाक हादसा था। तो आकाशीय बिजली गिरने से बहुत नुकसान होता है, बरसात के समय में हमें सावधानी रखनी चाहिए। पेड़ भी उसी बात को कह रहा है। बिल्कुल, बरसात के समय बड़ी परेशानी होती है, रात भर भीगना। और एक बार तो मेरे ऊपर आकाश से बिजली गिर गई, अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, यानी आफत का मतलब मुसीबत।
याद आते ही, जैसे मेरे को वो क्षण याद आता है जब मुझ पर बिजली गिरी थी, वो क्षण याद जब भी आता है मेरा दिल कांप उठकर रह जाता है, दिल धक धक करने लगता है, मेरे दिल में दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। जब आकाशीय बिजली गिरती है, किसी वस्तु पर गिरती है, उसे भी जलाकर भस्म कर देती, क्योंकि आकाशीय बिजली में करंट बहुत अधिक ज्यादा होता है, बहुत अधिक उसकी तीव्रता होती है। उसी तीव्रता के कारण वह उस वस्तु को जिस पर वह गिरती है उसको लगभग नष्ट कर देती है। तो ये कह रहा है पेड़ कह रहा है कि जहां जिस जमीन पर गिरी थी वहां पर भी बहुत गहरा गड्ढा पर गिर गया था, बन गया। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं, प्रतिपल यानी जब भी बरसात होती है मुझे वो रात याद आ जाती है, तुरंत जैसे ही बिजली आकाश में कड़कड़ाती है मुझे वो याद आती है, और याद आती है तो मुझे और भी अधिक भय लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो फिर आकाश से बिजली गिर जाए। खंबा कहता है सही बात, बिल्कुल सही, मेरी तबीयत भी ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। यहाँ पर लंबा खंबा जो है अपने आप को, पहले जो है आजकल सीमेंट के होते हैं, पहले लोहे के खंबे होते थे, तो मेरी तबीयत ही यानी मेरी जो बनावट है, यहाँ पर तबीयत से मतलब उस व्यक्ति के हालचाल से नहीं है, यहाँ तबीयत का मतलब है मेरी बनावट, मैं बना हुआ ही लोहे का हूं, बीमार पड़ता ही नहीं। यहाँ इस पंक्ति का भाव क्या है? इस पंक्ति का भाव है जो शारीरिक रूप से सक्षम और मजबूत होता है वह कभी अस्वस्थ नहीं होता। प्राय ऐसे लोग हमने देखे होंगे जो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी यानी सर्दी, धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? बोलो। वो पेड़ से पूछा। देखिए पेड़ और खंबा, वैसे तो हमने कभी बातें करते हुए नहीं सुना, लेकिन नाटककार हमारे विजय तेंदुलकर जी ने कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है, कितनी धरातल पर जाकर कल्पना के माध्यम से कि क्या अगर पेड़ और बिजली का खंबा बातें करें तो कैसी बातें करेंगे, किस प्रकार की बातें करेंगे। आप भी कल्पना कर सकते हैं, रसोई में रात्रि में गैस का चूल्हा, भगोनी, चम्मच, संडासी, इस प्रकार की जो वस्तुएं रखी हैं वे अगर आपस में बात करें तो कैसी बातचीत कर सकती है? चूल्हा कहेगा मैं तो हर समय जलता रहता हूं, कढ़ाई कहेगी हाँ तुम जलते हो तभी मुझे तपना पड़ता है, तभी तवा बोलेगा हाँ तुम मुझे भी तपाते हो, और तपाते हो तो अच्छा ही होता है, मैं लोगों को रोटियां खिलाता हूं, उनका पेट भरता हूं, मुझे इसकी खुशी मिलती है, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? इस प्रकार की कई बातें हो सकती है, हम कल्पना से कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरह की कल्पना में आपने बहुत अच्छी बात कही कि बोलो अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं हो तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, क्योंकि खंबे को जब लगाया जाता है तब से लेकर वह खड़ा रहता है जब तक कि उसके स्थान पर दूसरा नहीं लगता। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? ये कोई नौकरी है? खड़े रहो यहाँ पर लाइट लगा के, बल्ब लगा के, जैसे चुंगी नाके पे खड़े रहते। पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। वो पेड़ जो है खंबे की उस तकलीफ को समझता है और समझकर बता रहा है, सही बात है, वो उसकी बात से स्वीकृत मंजूरी देते हुए तुम्हारी बात सही है कहते हुए कहता है कि अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, गर्मी या
वर्षा का उतना भान नहीं होता या तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहां। आज नहीं, काफी समय से, बहुत वर्ष बीत गए, जब तुम्हें लगाया नहीं गया था उससे पहले से खड़ा हूं। हाँ, भले ही सर्दी गर्मी और वर्षा में अपने जो ये पत्ते आते हैं, उन पत्तों के कोट के कारण मेरे को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं तो काफी लंबे समय से यहाँ पर खड़ा हूं। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह, मुझे कहीं से लाकर नहीं लगाया गया। मेरा तो जन्म इसी स्थान पर हुआ। तब सब कुछ कितना अलग था यहां। जब मेरा जन्म हुआ उस समय ये मेरे आसपास का वातावरण या आसपास का स्थान कितना अलग था, और आज कितना बदल गया। हम भी देखते हैं हमारे आसपास, जब हमारा जन्म हुआ हम छोटे थे, उस समय हमारे पास आसपास की स्थितियां क्या थी और आज की स्थितियां क्या थी, है ना। तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। नहीं, हम अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि जब वो हमारे जैसे थे तब हमारा गांव या हमारा शहर कैसा था, और आज हमारा गांव और शहर कैसा है। वो आपसे बताएंगे आपको कि जब वो छोटे थे या वो पढ़ते लिखते थे, उस समय काल में उनका गांव या शहर कैसा था, कहाँ तक उस गांव की बसावट थी, कितने लोग थे, कैसे थे, किस प्रकार के लोग थे। ये आप उनसे जब बैठेंगे, उनके पास, उनके निकट बैठकर पूछेंगे तब होगा। कहते हैं आज का जो नया युग है, इस नए युग में इस मोबाइल ने, एक छोटा सा यंत्र है मोबाइल, इस मोबाइल ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया। वास्तविकता है आज के समय की कि अपनों से दूर कर दिया। आप कभी उनके पास बैठेंगे तो आप उनसे पूछिए, उन पुरानी यादों को ताजा कीजिए, उनके जीवन के, जो उनके जीवन से संबंधित है, उनसे पूछिए आपके बचपन में क्या होता था। फिर तुलना कीजिए आपके बचपन से, किसका बचपन श्रेष्ठ था, तो आपको भी आनंद आएगा। आप भी वैसा जीवन जीने की प्रेरणा आपको मिलेगी, और आप भी वैसा जीवन जिएंगे तो उनकी तरह आप भी मजबूत बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो पेड़ कहता है मैं तो उस समय से हूं, मेरा तो जन्म तब से है, यहीं पर हुआ मेरा जन्म, और उस समय मेरे आसपास की जो स्थितियां हैं आज की स्थितियों से अलग थी। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। पेड़ कहता है ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बंगले, ये उस समय कुछ नहीं था। सड़क भी नहीं थी, ये आने जाने का रास्ता भी नहीं था, सड़क भी नहीं थी। यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ क्या था, यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था, केवल और केवल यह विशाल समुद्र और मैं, ये दो लोग थे। बाकी न तो सड़क थी, न ये नाचने वाली औरत थी, न तुम थे, कोई नहीं था। ये बिल्डिंगें भी नहीं थी, ऊंचे ऊंचे भवन भी नहीं थे। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहां लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, एक से दो हुए। मन में देखिए पेड़ की भावना कितनी अच्छी है कि जब तुम्हें लाकर यहां लगाया गया तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि एक से दो हुए हम, मेरा साथी मिला, अब अकेलापन दूर होगा। इतना ही सही, लेकिन वो भी कहां, लेकिन वो भी नहीं हुआ, मेरा अकेलापन दूर नहीं हुआ। कारण बताता है पेड़, क्या तुम शुरू शुरू में जब आए, जब तुम्हें लगाया गया है यहाँ पर, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, मुझसे बोलते ही नहीं थे, अकड़ में रहते। मैं क्यों बोलूं, पेड़ मैं ऊंचो, पेड़ तो ही तो अपनी अकड़ में, अपने घमंड में रहते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की,
मैंने बहुत बार प्रयास किया तुमसे बातचीत करने का, पर तुम्हारी अकड़, अकड़ का मतलब घमंड या अहंकार, अहंकार या घमंड जहां थी वहीं कायम, यानी तुम्हारा जो घमंड जो है वो जहां थी, अकड़ जो थी जहां थी वहीं पर कायम यानी स्थिर। कायम का मतलब स्थिर। मैंने भी बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है, कहते हैं ना, इन्हें तो नाक ऊंची गणी है, यानी ये बहुत घमंडी है। व्यंग बाण के रूप में कहा गया, क्या कहा गया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ कहता है मेरा तो खुद का स्वभाव ऐसा ही है, जो घमंड रखता है या ऐसा अभिमान करता है, अहंकार करता है, तो मैं उसके साथ बातचीत नहीं करता, ये मेरा स्वभाव है, आदत है। अंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, जब आंधी आई, बरसात आई, ऐसी स्थिति में जब मैं तुम्हारे ऊपर ही गिर पड़ा था, यानी तुम्हारे सहारे में खड़ा रहा, नहीं तो गिर जाता नीचे। पेड़, अरे बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, अब यानी वैसा अब नहीं, उस समय कितना तेज तूफान आया था। आपको भी ध्यान हो तो अभी जो चक्रवात आया था, उस चक्रवात में लगभग लगभग 110 या 120 वर्ष पुराना समुद्र तट जो इंडिया गेट है, उसकी जो दीवारें बनी हुई लगभग 110 से 120 वर्ष पुरानी है, मजबूती से बना हुआ, समुद्र के बहाव को मुंबई में आने से रोकने के लिए मजबूती से वो दीवारें बनी हुई हैं। उन दीवारों के पत्थर भी उखड़ गए, इतना तेज तूफान था, न्यूज में बताया गया था। तो उसी प्रकार से आंधी और तूफान का वर्णन करते हुए वो कांप से जाते हैं, पेड़ और खंबा दोनों ही। खंबा कहता तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया, यानी तुम, पेड़ अपनी जड़ों की मजबूती के साथ खड़ा था। छोटा सा भाव देखिए, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से विजय तेंदुलकर जी ने इशारा किया है। व्यक्ति जो अपनी जड़ों के साथ रहता है वह मजबूती से हर एक परिस्थिति में खड़ा रह सकता है, संभल जाता है। कुछ मुसीबतें उसके साथ आती हैं, लेकिन जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, जड़ों से जुड़ने का मतलब है अपनी सभ्यता और संस्कृति से जो जुड़ा रहता है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो नहीं त्यागता है वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। लेकिन जो व्यक्ति सभ्यता और संस्कृति को छोड़ देता है, त्याग देता है, अपने मानवीय और सामाजिक जीवन मूल्यों को जो छोड़ देता है, हाँ भले ही पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति उसमें से अच्छी बातें हैं तो उनको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हमारी सभ्यता जो है उस सभ्यता और संस्कृति को कभी नहीं त्यागना चाहिए। वही बात तेंदुलकर जी ने इशारा करते हुए कहा, खंबे ने जो बात कही कि तुम खड़े थे तो मैं संभल गया, यानी तुम कैसे खड़े थे, अपनी जड़ों के सहारे मजबूती से खड़े थे। जड़ जो उस पेड़ को मजबूती से थामे रखती है, खड़ा रखती है हर प्रकार के आंधी और तूफान में। तो पेड़ पर वह खंबा गिर गया लेकिन पेड़ नहीं गिरा, क्यों? क्योंकि वह अपनी जड़ों के सहारे मजबूत था। तो इसी तरह से हम अगर अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हैं तो कभी भी हम अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे या हताश नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे। हम अपनी उन परेशानियों से निजात या मुक्ति प्राप्त कर लेंगे अपने सभ्यता और संस्कृति के दम पर।
हाँ, तुमने मुझे ऊपर के ऊपर झेल लिया, यानी इस तरह से गिरा खंबा, इस तरह से पेड़ के ऊपर गिरा, ऊपर से ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। जख्मी यानी घायल या चोटिल। यानी तुम्हें काफी चोट पहुंची, तुम खुद घायल हो गए, लेकिन मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे संभाल लिया। बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया। देखिए, अहंकार और घमंड के लिए दूसरा शब्द और आया, गुरूर। झूठा घमंड, जब व्यक्ति को अपनी वास्तविकता पता चलती है, या अहंकार। ये तभी होता है जब उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित होती है, तभी वह अपने उस गुरूर को या अहंकार का त्याग करता है। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हवा आज भी बहुत ज्यादा है, तेज चल रही है। दोनों चुप हो जाते हैं, हवा की आवाज सुनते हैं दोनों। देखो कितनी तेज। कुत्ते का भौंकना, जब दोनों चुप होते हैं उसी समय कुत्ते के भौंकने की आवाज भी आती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। कल्पना है और कुछ नहीं। पोस्टर कभी भी पोस्टर से या किसी तस्वीर से किसी घुंघरू के बजने की आवाज नहीं आ सकती, लेकिन यहां पर जो कल्पना की गई कवि के माध्यम से, जो हवा के माध्यम से या हवा से वो पोस्टर हिला, तो ऐसा लगा जैसे वह नाचने वाली औरत टेढ़ी हो गई, उसके पांव में जो घुंघरू बंधे थे उनकी खनक या आवाज सुनाई दी, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स यानी जिसमें पत्र डाला जाता है, किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। लेटर बॉक्स जो है वो एक दोहे का चरण गुनगुनाता है और चुप हो जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? बराबर चैन नहीं है इन्हें, थोड़ी भी रात्रि में सोने नहीं देते। हम कभी जब नींद आ रही होती है, आसपास कोई बातें करता है तो गुस्सा आता है ना, झुंझलाना जिसको कहते हैं। कैसे लोग, सो जाओ ना तो खुद सोते हैं ना दूसरों को सोने देते। तो वैसी स्थिति, क्या स्थिति कि कौवा जो है झुंझला कर बोलता है, कैसे लोग हैं, सोने भी नहीं देते। लेटर बॉक्स, जो पत्र का डब्बा, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या कोए जैसी कर्कश काव काव ऐसे गावे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। लेटर बॉक्स जो है, अब इसमें चौथा पात्र, पहला पात्र पेड़, दूसरा पात्र खंबा, तीसरा पात्र कौवा, चौथे पात्र में के वर्णन किया गया नाचने वाली स्त्री, और अंतिम या यूं कहें तो इसमें इसका चौथा पात्र जो अब बोल रहा है, लेटर बॉक्स, ठीक है, वह कहता है जरा भर भी चैन नहीं, पेट में हाथ डालता है। लेटर बॉक्स डब्बा जैसा होता है, उसमें वो अपना हाथ डालता है और पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है और उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक, हेडमास्टर ठीक क्या करता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान
पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना अच्छा लगता है। बंटे यानी कंचे। बंटे यानी कंचे या कांच की गोलियां, उसको खेलने में उसको आनंद आता है। एक हेडमास्टर साहब ने, प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यालय के एक बालक की शिकायत की उसके पिता से। अच्छा लगता है, आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों। ठीक, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परिस्थिति के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है, यह किसका है। तभी खंबा बोलता है, क्यों लाल ताऊ, आज किसके पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो। खंबा बोलता है, क्या है लाल ताऊ, किसको कहा गया। लेटर बॉक्स को। इससे संबंधित प्रश्न भी है हमारे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है, चोरी से। चोरी से थोड़ी पढ़ रहा हूं मैं, ये तो मेरे को दिए हुए हैं, मैं पढ़ सकता हूं। चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है, सभी चिट्ठियां मेरे कब्जे में। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूं। पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है तो चले, चल जाने दो। मेरी तरह यहां रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। मैं जैसे यहां पर बैठा हूं, लोग आते हैं चिट्ठियां डालकर चले जाते हैं, इस तरह से दिन रात यहां बैठा रहे वो है पोस्ट मास्टर, तो उसको पता चलेगा। परसों यह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमहाई आई कि रोके नहीं रुकी, जमहाई ले रहा। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूं, 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या बुरा हुआ। पेड़ कहता है, लेकिन देख भाई, चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी हो चाहिए। वह प्राइवेट होती, प्राइवेट। प्राइवेट यानी अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ है निजी। प्राइवेट यानी निजी या व्यक्तिगत। एक व्यक्ति विशेष कोई लिखी गई है। मैं कहां किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूं, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातों में कब बाहर निकलने देता हूं, वह मुझ तक ही तो रहती है। यानी मैं जो पढ़ता हूं केवल मेरे मन बहलाने के लिए, मैं किसी दूसरे से कहता नहीं हूं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपनी बात कहता है, अपने मन की बात कहता है, ये अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, अपने तक ही रखना चाहिए। उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात किसी अन्य से नहीं कहनी चाहिए। ये भी एक शिक्षा देने की कोशिश की गई है इस नाटक के इस पात्र के माध्यम से, कि मैं दूसरों की बातें दूसरों को नहीं कहता हूं। यानी जो चिट्ठियां मैं पढ़ता हूं वो बात मैं अन्य किसी से नहीं कहता हूं, मैं तो अपने पास ही रखता हूं। तो कोई व्यक्ति यदि हमें अपना समझकर और वह अपने दुख को या अपनी कोई बात हमें कहता है, शेयर करता है, तो हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए या अन्य लोगों को ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए जिससे उस व्यक्ति का विश्वास हम पर से खंडित नहीं हो, टूटे नहीं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।
He died.